जूस पीने के लिए गए हो, पिया भी होगा जूस। बेटे जूस संतरे का होता है, कभी देखा आपने बेटे? कभी देखा बेटे? मौसम्मी को देखा? मौसम्मी का जूस होता है बेटे। वो जूस कॉर्नर वाला क्या करता है, पहले मौसमियों को, सारी मौसमियों को पहले से ही छील छील कर रख देता है। फिर जैसे ही कोई जूस पीने के लिए आता है, मौसमी निकालता है जूस, मौसमी निकाली जूस, मौसमी निकाली जूस। ऐसा नहीं करता कि एक मौसमी छीलता है फिर जूस निकालता है, फिर छीलता है फिर जूस निकालता है, फिर छीलता है फिर जूस निकालता है। बेटे ऐसे में तो 1 घंटा लग जाएगा उसको। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं, क्या कहने जा रहा हूं, कि आप सभी पहले मौसमियों को छील लें। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर बनाना है तो पहले उसका फॉर्मेट बना डालें, फॉर्मेट बनाएं, फॉर्मेट बनाएं। आइए बनाएंगे फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर इनोवा as on 1st July 2012। लो बेटे, बेटे आराम से बना रहा है। मैंने जैसे कहा मैं 1 या 2 क्वेश्चन ही करूंगा एक क्लास के अंदर, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे और इतना बढ़िया करेंगे कि आपको फेस टू फेस से ज्यादा अच्छा फील होगा। तो यहां लिखेंगे जी एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू, तो यहां पे लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, ऐसे एसेट्स जो गिरवी में नहीं रखे हुए। अब मुझे नहीं पता यहां पे कौन से होंगे, कोई भी क्वेश्चन पढ़ूंगा तो करूंगा, तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा, मोटी मोटी हेडिंग तो लिखी दूंगा। तो मैं आ रहा हूं अगले पेज में, मैं पहले खांचा बना दूंगा। यहां लिख रहा हूं एसेट्स, एसेट्स स्पेसिफिकली, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, ऐसे एसेट्स जो हमने गिरवी रखे हुए हैं। तो बेटे यहां पर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एसेट, यहां पर क्या लिखेंगे, उसकी एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू, यहां पे क्या लिखेंगे, पेबल वैल्यू, यहां पे क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी। और अगर बेटे सरप्लस आएगा तो यहां लिख देंगे आराम से। बेटे कोई जल्दी है ही नहीं बेटे, किस बात की जल्दी करनी है ये बताओ, तो जाना थोड़ी है, शांति से करना है। एक क्वेश्चन ईमानदारी से आत्मा तक करना है, एक एक वर्ड को समझना है। यहां पर आ जाएगा बेटे समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, बेटे यहां लिखेंगे एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, ऐसे एसेट्स जो हमने प्लेज नहीं किए थे, जो टोटल ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ना, यहां से ये जो टोटल आएगा, ये जो है ना, यहां पे लिखेंगे टोटल ऑफ एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, उनका टोटल है बेटे। तो फिर दोबारा से लिख दिया, तो फिर यहां लिखा जी सरप्लस ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, सरप्लस ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, उसका सरप्लस लिखना बेटे,
यहां पर आ जाएगा जी, यहां पर आ जाएगा टोटल ऑफ एसेट्स। आराम से बेटे, बेटे मैंने एक आध लाइन छोड़ भी दी होगी तो घबराना थोड़ी है बेटे, तो मरना थोड़ी ना जाता है। आप 80-90% बात को समझ लें जो मैं कहना चाह रहा हूं, बस इसी में पास हो जाएंगे आप। टोटल ऑफ एसेट्स तक आ गया बेटे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स खुद ही याद हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा, कर करके याद हो जाएगा, लॉजिक समझ समझ के याद हो जाएगा। तो यहां पे लिख रहे हैं जी, ग्रॉस लायबिलिटीज टू बी पेड। बेटे हमें ग्रॉस लायबिलिटीज पे करनी है, एक तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में बनाइए और एक राइट हैंड साइड में बनाइए। बेटा सबसे पहले पता है आपको हम क्या लिखते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो एज क्रेडिटर्स सिक्योर्ड थे। फिर जो बैलेंस बचाएगा तो मैं लिखूंगा बैलेंस ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर, बैलेंस ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर preferential creditors, unsecured creditors, debenture holders, preferential capital and equity share capital। बेटा इन्हीं को तो देना होता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। हमें नहीं पता कि क्वेश्चन में है भी या नहीं, हमें नहीं पता, हम फॉर्मेट में सब लिख रहे हैं, सारा लिख देंगे, पहले नहीं होगा तो नील कर देंगे, उसमें क्या हो गया। अभी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहली बार बना रहे हैं और मैं आराम आराम से बना रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आगे आ जाओ बेटे, तो यहां लिखेंगे बैलेंस ऑफ, मतलब प्रेफरेंशियल लेस करने के बाद बैलेंस ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर डिवेंचर होल्डर्स, क्योंकि बेटे उसके बाद डिवेंचर होल्डर की पेमेंट होती है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसकी पेमेंट कर देंगे। इसके बाद बेटे हम यहां लिखेंगे डिवेंचर्स, हम डिवेंचर की पेमेंट करेंगे। फिर जो आएगा फिर लिखेंगे बैलेंस ऑफ एसेट्स available for unsecured creditors, preferential share capital and equity share capital। देख लो बेटे आपके सामने लाइव कर रहा हूं, और जिस तरह की टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं बेटे पूरा YouTube देख लेना, किसी ने इस तरह से नहीं किया, इस तरह से कंसेप्ट्स नहीं बताए, किसी ने इस तरह से प्यार से नहीं समझाया। बेटे मुझे प्यार है आपसे। अब लिख दे जी अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। बेटे पहले खांचा बनाएंगे, पहले फॉर्मेट बनाएंगे, फिर हम धीरे धीरे करेंगे तो काम हो जाएगा। यहां लिख रहे हैं जी बैलेंस ऑफ एसेट्स, अब बेटे अनसेक्योर्ड की पेमेंट हो गई, अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बेटे प्रेफरेंशियल कैपिटल लेस कर दीजिए, अब यहां लिख दीजिए अगर बैलेंस बच गया तो बैलेंस ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल, और लास्ट में अगर प्लस आ गया और बेटे अगर माइनस आ गया तो ज्यादातर वॉलंटरी में तो सरप्लस ही आएगा और दूसरी में डेफिशिएंसी आ सकती है। तो बेटे ये मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट बना डाला, किसका, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, जल्दी क्यों करनी है। आप मेरे से दूर बैठे हो, आप मुझे कुछ कह नहीं पाते, तो क्या ये मेरी समझदारी है कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करा दूं और आपको फायदा भी ना हो। बेटे मैं ऐसा हुई नहीं, अगर ऐसी बात होती तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं करता, फेस टू फेस मेरी चल रही है मैं उसी में चलता।
बेटे लेकिन मुझे प्यार है। अब आपको मेरा प्यार का बदला उतारना है। क्वेश्चन ध्यान से दोबारा पढ़ लीजिए, मैं करने का तरीका समझाऊंगा कि करते कैसे हैं क्वेश्चन को। अब बेटे जब शुरू करना है तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी से शुरू करना है। हमने शुरू से लेकर लास्ट तक जाना है। सबसे पहले लिखा हुआ है, हम सबसे पहले एसिड साइड से शुरू करेंगे और एसिड साइड में सबसे पहली आइटम लिखी है मशीनरी। मशीनरी, अब मुझे नहीं पता कि ये प्लेज है या नॉन प्लेज। अगर कुछ नहीं लिखा तो मैं नॉन प्लेज नहीं मानूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहली आइटम। देखिए मैं कर कैसे रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपने भी करना है, कभी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। मशीनरी बेटे इसकी हमें लिखनी है एस्टिमेटेड रिलायबल वैल्यू, क्योंकि अगर हम इसको बाजार में बेच दें तो ये कितने का बिकेगा। तो बेटे एस्टिमेटेड रिलायबल वैल्यू है 90,000 रुपीज, 90,000 रुपए। बेटे बुक वैल्यू 45 है लेकिन ये बाजार में बिकेगा 90 का, तो 90 लिख रहे। नेक्स्ट एसिड है लीज होल्ड प्रॉपर्टीज। चेक करिए बेटे, लेकिन नीचे लिखा हुआ था कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपने लिया बैंक से उसके अगेंस्ट आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया। देखिए नीचे लिखी हुई इंफॉर्मेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय अ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स को बैंक को दे दिया और बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया। इसका मतलब लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच इज प्लेज्ड। तो यहां नहीं आएगी, इसके नीचे वाले ब्लॉक में आएगी। बेटा देखिए करना कैसे, एक आइटम पढ़नी है। तो यहां लिख रहा हूं लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। आराम से बेटे, बेटे बुक वैल्यू 60,000 रुपए की है, लेकिन आज हम बाजार में बेचें तो बेटे 1,09,000 की बिक जाएगी, 1,09,000 की बिक जाएगी। और बेटे इसकी पेमेंट हमने बैंक ओवरड्राफ्ट की करनी है। और चेक करिए जी, बैंक ओवरड्राफ्ट में हमने 27,000 रुपए देने। हमने बैंक ओवरड्राफ्ट में 27,000 रुपए देने। तो बेटे बैलेंस जो बच गया 82,000 रुपीज का सरप्लस बच गया। देखिए बेटे बैंक वाले क्या करेंगे, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को बेच देंगे, 27,000 अपने रख लेंगे और बाकी बैलेंस 82,000 लिक्विडेटर को दे देंगे। मैंने आपको बताया था कि कभी भी लिक्विडेशन होती है तो बेटे उस घर के अंदर एक नए व्यक्ति को बुलाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और वो व्यक्ति जो है इसके पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स आ जाती हैं और सब लोग डायरेक्टर्स बाहर खड़े हो जाते हैं। बेटे डायरेक्टर्स तो बाहर चले जाते हैं, अभी तुम डायरेक्टर्स हो, तुम चले जाओ। और यहां पर लाइन लगाकर सब खड़े हो जाते हैं। बेटे देखो लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर डिवेंचर होल्डर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल। और देखो बेटा लास्ट में इक्विटी तो लाइन में नहीं लगे। कौन सा बच्चा बताएगा कि ये लाइन में नहीं? ये तो कभी पानी पीने चले जाते हैं, कभी किटकैट खाने चले जाते हैं। इनको लाइन में खड़ा ही नहीं होना, क्योंकि इनके पीछे इनके पीछे इनके पीछे कोई भी नहीं। इनको लास्ट में पेमेंट होगी, आखिरी में। तो इनको टेंशन नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का मेरे बेटे। तो मैं रुपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि आप आराम आराम से जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूं उसी तरह से आप चलेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो
आइए जी, मैंने लिख दिया दूसरा एसेट, आगे चल रहा हूं। स्टॉक इन ट्रेड, बेटे कुछ लिखा नहीं होगा तो हम नॉट प्लेज्ड मानेंगे। स्टॉक इन ट्रेड, बेटे 3,000 रुपए की बेच रहे हैं। नेक्स्ट एसेट है बेटे बुक डेट्स, डेटर्स जिसको बोलते हैं बेटे बुक डेट्स। आराम से मैं इसका वर्किंग नोट देकर समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो वर्किंग नोट बनाऊंगा इसका। वर्किंग नोट नंबर 1, बेटे मैंने लिखा बुक डेट्स मतलब डेटर्स। कितने बेटे? 90,000 रुपए। बेटे इसके लिए नीचे इंफॉर्मेशन दी है कि बैड डेट्स, बैड डेट्स बेटे 3,000 रुपए के हो गए, मतलब ये पैसे दिए ही नहीं, लोग बेईमान हो गए, भाग गए। एंड डाउटफुल डेट्स आर 6,000 विच आर एस्टिमेटेड टू रियलाइज 3,000। इसका मतलब फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स फ्रॉम डाउटफुल डेट्स। लो बेटे 3,000, ये बेटे आराम से देख लो 84,000 रुपए आ गया। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बुक डेट्स। एक बच्चा दूसरे बच्चे को कोनी मार रहा है, वो कह रहा है ये मास्टर गलत कर रहा है, ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का तो इसने कुछ किया ही नहीं। वो कहता है कि लायबिलिटी में देखिए लिखा हो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट 15,000। बेटे ये जो रिजर्व बनाया था आपने, ये बैड डेट थोड़ी थे। आपने सोचा था कि 15 के बैड डेट्स हो जाएंगे और ये तो प्रॉफिट्स का हिस्से से रिजर्व बना दिया। जब आपको एक्चुअल बैड डेट्स दिए तो बेटे मैं जब बैड डेट्स एक्चुअली कैलकुलेट करूंगा रियलाइजेबल वैल्यू, तो बेटे टोटल डेटर्स मैंने लिख दिए, रिजर्व का कोई रोल नहीं है। जब मुझे एक्चुअल फिगर बता दी गई कि इतने बैड डेट्स होंगे, तो रिजर्व तो हम अपने लिए बनाते हैं कि भविष्य में अगर बैड डेट्स हो गए, बेटे भविष्य तो खत्म ही हो गया, अब तो लिक्विडेशन हो रही है, अब तो ये कंपनी बंद हो रही है। तो बेटे रिजर्व का बैड डेट्स का कोई रोल नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो वैसे भी प्रॉफिट से बनाए। ठीक है जी, तो मैं आ गया जी 84,000, तो यहां लिख रहा हूं जी 84,000 रुपीज। आराम से बेटे। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स बेटे 9,000 रुपए की बुक वैल्यू है और कह रहे हैं जी 6,000 में बिक जाएंगी बस। ये डायरेक्टर्स बना रहे हैं, रोते हुए बना रहे हैं कि अब हमारी कंपनी खत्म होने वाली है, दिवालिया निकल गया। अब बेटे मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है, वैसे ही इस व्यक्ति के पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स आ जाती है। इसका मतलब अगर किसी ने कॉल्स इन एरियर के पैसे नहीं दिए थे तो इसके पास पावर आ जाएगी, पावर कि ये उनसे जबरदस्ती पैसे निकलवा सकता है। कौन? ये कौन? डायरेक्टर? नहीं, लिक्विडेटर। बेटा लिक्विडेटर के पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स आ जाती है। तो ये जो कॉल्स इन एरियर है 7,500 रुपए का, हम ये मानेंगे कि ये पैसे ऑलरेडी लिक्विडेटर मंगा लेगा और इसको मिल भी जाएंगे। लास्ट लाइन बड़ी कीमती बोली है, लिक्विडेटर इनको मंगा लेगा और ये मिल भी जाएंगे। लास्ट है जी कैश इन हैंड, बेटे 1,500। आराम से बेटे
अब बेटे उसके नीचे दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे वो कोई एसेट थोड़ी है, वो तो बेटे लॉस है, वो तो लॉसेस है, उनको कोई बेच थोड़ी सकते हैं, वो तो डेबिट बैलेंस है, इसलिए लिखा है, इसलिए। ओके, तो मैंने एसेट साइड कंप्लीट कर दी। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय एसेट साइड से ही शुरू करना है, कभी गलती नहीं होगी। फिर आप आ जाएंगे लायबिलिटी साइड में। पहली आइटम दी हुई है इक्विटी शेयर कैपिटल, पहली आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल में हम यहां लिखेंगे 1,00,000, बुक वैल्यू पे लिखेंगे बेटे, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने पैसे होंगे। 1,20,000 देने हैं बेटे, सबसे लास्ट में देने हैं। तो मैंने फॉर्मेट तो पहले ही बना दिया, अब मैं जूस निकाल रहा हूं, देखो जल्दी जल्दी निकल रहा है बेटे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स का कुछ करना ही नहीं था, कोई लायबिलिटी नहीं है ये हमारी, ना कोई एसेट है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम खाली एसेट्स और लायबिलिटीज ही लेते हैं और कुछ नहीं लेते, लॉसेस रिजर्व्स नहीं लेते। डिवेंचर्स, बेटे डिवेंचर्स तो फ्लोटिंग चार्ज में आते हैं, मुझे नहीं पता अभी दे पाऊंगा या नहीं, बट मैं बुक वैल्यू में 75,000 रुपए डिवेंचर के लिख दूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट तो 30,000 रुपए हम पहले से ही कर चुके हैं, 27,000 रुपए तो हम पहले से ही कर चुके हैं। लायबिलिटी फॉर परचेजेस, बेटे ए बेटे आप क्या करें, एक वर्किंग नोट बनाए और यहां पर लिखें अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स, और यहां पे लिखेंगे लायबिलिटी फॉर परचेजेस। लायबिलिटी फॉर परचेजेस बेटे 30,000 रुपए आ गया। बेटे जब भी एक से ज्यादा आइटम हो आप उसका वर्किंग नोट बनाएं। अब नीचे आ गए प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, मैंने बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों ट्रीट कर दिए, कुछ भी नहीं करना। नीचे देख रहा हूं मशीनरी कर लिया, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, स्टॉक इन ट्रेड कर लिया, बैड डेट 3,000 देख लिया, डाउटफुल डेट 6,000, बैंक ओवरड्राफ्ट कर लिया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कितना अच्छा एग्जामिनर, उसने वो 7 चीजों का टोटल कर दिया और हमें कह दिया कि बेटे वो 1,500 रुपए के हैं। लिख दिया मैंने बुक वैल्यू में, देख लीजिए बुक वैल्यू पे लिख दिया। बेटे करने का तरीका देख लो। और आखिरी में है रेंट, टेलीफोन रेंट आउटस्टैंडिंग, बेटे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का हम लिख रहे टेलीफोन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, बेटे 120। बेटे आराम से चलना है, टेलीफोन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग खत्म हो गया बेटे। अब हमने इसको टोटल करना है, 30,120 रुपए आ गया जी, टोटल ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो मैं इसको वहीं पे लेके जा रहा हूं, 30,120 और देख लेते हैं, 84,000 तो हम लिख चुके हैं और ये भी लिख चुके हैं, ठीक है जी। आइए बेटे बस अब खत्म करना काम है आराम से। बेटे एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड जो दिए हुए हैं उनका टोटल करेंगे, 90,000 प्लस 3,000 प्लस 84,000 प्लस 6,000 प्लस 7,500 प्लस 1,500, बेटे 1,92,000 आ गया। आराम से देख लें 1,92,000 आ चुका बेटे। वैसे मैंने फुल आंसर नीचे प्रिंट करा दिया, लेकिन मेरी भावना देखिए
मैं आपको सिखाना चाहता था कि कैसे करेंगे, तो हर चीज मैंने लाइव करके दिखाई है। आंसर नहीं देगा, रटा नहीं है बेटे। यहां आ जाइए, अब यहां पर आ जाइए बेटे। बेटे 1,92,000 प्लस 82, तो बेटे 2 2 4 9 8 17, ये आ गया बेटे 2,74,000 रुपए के एसेट्स मेरे पास हैं टोटल, जिनके ऊपर मेरा हक है। मेरा हक इथे रख बेटे। 1 2 74 है, अब मुझे 2 74 बांटने हैं। 2 74 तो है बेटे, बेटे 2 74 तो आ रहे हैं, अब मुझे बांटने हैं। इसमें सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट जो मैंने लिखा था 27,000 का, वो तो मैं पहले से ही पे कर चुका हूं, तो बेटे बुक वैल्यू में जरूर लिखेंगे, ये बुक वैल्यू है। एक बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कॉलम क्यों बनाए, बेटा ये बुक वैल्यू है और वो पेबल वैल्यू है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट हम पहले से कर चुके हैं, तो अब लेस नहीं करेंगे, तो बैलेंस उतना ही बचेगा 2,74,000। ये लीजिए 2,74,000। अब मुझे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के 1,500 रुपए देने, तो मैं देखूंगा मेरे पास पैसे हैं, हाँ है, तो दे दो, लेस कर दीजिए। 2,74,000 में से 1,500 रुपए लेस कर दीजिए, तो ये आ गया जी 2,72,500। ये देख लो। अब मुझे डिवेंचर्स देने हैं, तो क्या मेरे पास पैसे हैं, हाँ है, तो 75,000 यहां से लेस कर दीजिए, बैलेंस बच गया -75, तो ये आ गया जी 1,97,500। अब मुझे अनसिक्योर्ड देना है, तो क्या है, हाँ है। अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, तो 30,120 इनको दे दीजिए, तो -30,120, बैलेंस कितना बच गया 1,67,380, 1,67,380 ये आ गया बेटा। बेटे प्रेफरेंशियल कैपिटल है ही नहीं, तो क्या ये बैलेंस है, हाँ है, दे दीजिए 1,20,000। बेटे क्योंकि ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप थी, मर्जी से थी, इसलिए सरप्लस आ गया। ज्यादातर लिक्विडेशन में डेफिशिएंसी आती है, तो -1,20,000। बेटे 47,380 का सरप्लस आ गया, आंसर भी यही है बेटे। बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाइयां बधाइयां, लख लख बधाइयां, लख लख बधाइयां, बधाइयां बधाइयां। बेटे जब सरप्लस आता है तो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो बेटे ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये करना है बेटे आपको। तो क्या लगता है एक क्वेश्चन और छोटा सा एक करके देखें बेटे, ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, मजा आएगा। तो एक क्वेश्चन और कर लें, उसके बाद फिर इस क्लास को आज हम कंप्लीट करेंगे और फिर लेक्चर 3 की तरफ चलेंगे। तो बेटे मेरा मन है कि एक क्वेश्चन तो हम जरूर कर लें, तो बेटे आप अगर साथ देंगे तो यकीन से कह रहा हूं कि हम कर डालेंगे इसको और ईमानदारी से हो जाएगा बेटे। तो बेटे एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो आप ही की स्टडी से है, देख लीजिए क्वेश्चन 2 CS स्टडी इलस्ट्रेशन नंबर 1। CS स्टडी इलस्ट्रेशन नंबर 1। बेटे आराम से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए जी शुरू करेंगे, शुरू करेंगे, शुरू करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे और पास होंगे।
25 फरवरी 25 अगस्त बेटे पास होकर दिखाएंगे। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने एक बार निकाल देता हूं, आप आराम से देखें कि क्या है ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्या स्टडी में आ रहा है या नहीं। ये रहा बेटे क्वेश्चन 2, नीचे देखें ये सीएस की स्टडी इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखा हुआ मैंने, वहां से लिया मैंने। तो चलिए जी शुरू करेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is the following information is extracted, कहता जी कुछ जानकारी हमने एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम द बुक्स ऑफ महसाना लिमिटेड, कंपनी का नाम है महसाना लिमिटेड, ऑन 31 जुलाई 2012, 31 जुलाई 2012 को हमने इंफॉर्मेशन फाइंड की है। इन विच डेट वाइंडिंग अप ऑर्डर वाज मेड, बेटे कौन करेगा वाइंडिंग अप ऑर्डर? बेटे बड़े पापा। बेटे बड़े पापा कौन? बेटे हाई कोर्ट का जज। ठीक है जी। अब नीचे इंफॉर्मेशन देखिए क्या लिखी है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 3,50,000, सैलरी ड्यू टू 5 मंथ्स। अब आपको पता है बेटे सैलरी मैक्सिमम हम देते हैं प्रेफरेंशियल में 4 महीने की। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन, बिल्स पेबल, डेटर्स गुड, फिर डाउटफुल, फिर बैड, फिर बिल्स रिसीवेबल, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, लैंड, स्टॉक, फर्नीचर। एक बच्चा तो ढीला हो गया, मैं उसके थप्पड़ मारने वाला हूं, उसको नींद आ रही है, मैं थप्पड़ मारूंगा उसको। स्ट्रेट होकर बैठ जा, बता रहा हूं मैं आपको, पूरी मेहनत कर रहा हूं मैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2 ईमानदारी से कर लो, आपकी स्टडी की इलस्ट्रेशन है। अगर क्वेश्चन 2 कर लिया तो काफी हद तक आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर समझ आ जाएगी। मैं आपका भला चाहता हूं, स्ट्रेट होकर बैठो, कैलकुलेटर सामने रखो, रजिस्टर करो। Furniture and fixtures, cash, estimated liability for bills discounted, secured creditors, first mortgage, partly secured creditors, second mortgage, weekly wages, liability for workman compensation, income tax due, debentures, preference shares, equity shares, general reserve. The company earned profit of 4,50,000, suffering a loss of this. The company has suffered a speculation loss of 50,000. Excise authorities impose a penalty of this for tax evasion. From the foregoing, तो कहता जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है, prepare स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। इसका मतलब यहां डेफिशिएंसी आएगी, क्योंकि जब डेफिशिएंसी आती है तभी डेफिशिएंसी अकाउंट बनता है, नहीं तो नहीं बनता। आराम से बैठे क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, मैं 1 मिनट और पढ़िए। बेटे एक एक आइटम को ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन कर लेने और अंदर से समझ पूरा ना आए और ना रहे। कम करना है,
एक क्लास में कम कर लेंगे, करेंगे तो सारे ही, लेकिन एक क्लास में भी कम कर लेंगे, लेकिन बेटे आत्मा तक एक एक अक्षर समझ आना चाहिए। मजा आता है। तो बेटे यहां लिखा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये तो पता ही है आपको। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती एसेट। सैलरीज ड्यू टू 5 मंथ्स, बेटे 4 महीने की जो सैलरी है वो तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगी, सब्जेक्ट टू 20,000 मैक्सिमम पर पर्सन। और बेटे 1 महीने की सैलरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, बेटे 30,000 रुपए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगी। अब मुझे नहीं बताया गया कि ये कितने महीने की है, तो मैं ये मानूंगा कि 4 महीने की ही है, 4 महीने की ही है, 4 महीने से कम की है। ठीक है जी। आगे आगे बिल्स पेबल, बेटे बिल्स पेबल। अब रेम्युनरेशन में आप सोच सकते हैं कि 20,000 रुपए मैक्सिमम होता है, तो 20,000 रुपए हम प्रेफरेंशियल में डाल देंगे और 10,000 रुपए हम अनसिक्योर्ड में डाल देंगे। बिल्स पेबल तो नॉर्मल है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। डेटर्स अभी अभी किया था, गुड, डाउटफुल एंड बैड। बिल्स रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद है बेटे लैंड, 5 लाख रुपए एस्टिमेटेड वैल्यू दी है। स्टॉक, फर्नीचर, कैश। फिर लिखा है एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अब बेटे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में होल्डिंग फर्स्ट मॉर्गेज ऑन लैंड। पहले तो आराम से बेटे पहले देखिए एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड क्या होता है। आपके पास बिल्स थे, आपने बैंक में जाकर उनको डिस्काउंट करा लिया और बैंक को कहा बैंक आप इतने दिनों के बाद उनसे पैसे ले लेना, क्योंकि आपको उतने दिनों के बाद मिलने थे, आपको पैसों की जरूरत थी, आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिए। लेकिन बेटे देनदारी जवाबदेही आप ही की, अगर उसने पैसे बैंक को ना दिए तो बेटे आपको देने पड़ेंगे। तो बेटे आपके लिए लायबिलिटी है, तो बेटे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। समझ आया? समझ आया? आगे सिक्योर्ड क्रेडिटर, बेटे कुछ ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने सिक्योरिटी ली हुई है, तो वो कहते हैं कि लैंड पे पहला हमारा हक है, पहले लैंड को हम बेचेंगे, जो पैसे आएंगे हम उसको उसमें से पहले लेंगे, क्योंकि लैंड की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। तो उसको हमने 2 बार गिरवी रखा 2 लोगों के पास, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और एक पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 2 तरह के क्रेडिटर्स हैं सिक्योर्ड, एक सिक्योर्ड और एक पार्टली सिक्योर्ड। बेटे ठीक है या नहीं? वीकली वेजेस अनपेड, वीकली वेजेस अनपेड, बेटे ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगा। लायबिलिटी अंडर वर्कमैन कंपनसेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। इनकम टैक्स ड्यू, मैं मानूंगा कि ये 12 महीने का है, इसलिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। डिबेंचर्स, आराम से बेटे बेटे वो कह रहा है डिबेंचर के ऊपर हम जो इंटरेस्ट देते हैं 30 जून को देते हैं और 31 दिसंबर को देते हैं। और आपको मालूम है डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। तो बेटे 1 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि जुलाई में हो रही है ना लिक्विडेशन। एक बच्चा कहता कहां हो रही, थप्पड़ मारूंगा उसके ऊपर, सबसे पहले लिखा था ना 31 जुलाई। अब जून में जब आपने इंटरेस्ट दे दिया तो 1 महीने का इंटरेस्ट जुलाई का भी तो देना होगा, तो वो डिवेंचर होल्डर्स को फ्लोटिंग चार्ज के साथ ही दे देंगे। देखिए आप प्लीज निकालिए जरा कितना आ रहा है डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं।
डिवेंचर्स इंटरेस्ट, एक महीने का इंटरेस्ट देख लीजिएगा, अभी देख लेंगे। फिर है बेटे प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व तो बेटे प्रॉफिट है ना, हम तो एसेट और लायबिलिटी को देखते हैं ना बेटे। फिर प्रॉफिट 4.5 का कुछ नहीं करना, फिर ट्रेडिंग लॉस इसका भी कुछ नहीं करना, फिर स्पेकुलेशन लॉस का भी कुछ नहीं करना, फिर एक्साइज अथॉरिटी पेनल्टी, बेटे पेनल्टी तो वैसे भी इसका कुछ नहीं करना है, तो लॉस है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अफेयर्स, आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं।